एड माई सेल्फ नंदिनी। सो आज का हमारा जो लेक्चर है वो चैप्टर 3 पे है। इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की। हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 3rd चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो से हम 3rd चैप्टर करेंगे, उसको भी कुछ पार्ट्स में करेंगे, मतलब हम 2 या 3 पार्ट बना के करेंगे। तो टाइम बिना वेस्ट करे हुए हम अपने 3rd चैप्टर की ओर चलते हैं। हमारा 3rd चैप्टर कौन सा है? मनी एंड क्रेडिट। कौन चैप्टर है हमारा? 3rd चैप्टर है हमारा मनी एंड क्रेडिट। इसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको। मनी और क्रेडिट, मनी का क्या मतलब होता है? मनी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ करते हैं। मनी, पैसा, सबको पता है मनी क्या होता है। और क्रेडिट का मतलब होता है उधार लेना। तो देखते हैं इस चैप्टर में मनी और क्रेडिट का कैसा रिलेशन दिखाया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब जो मनी है वो हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे है, और मनी क्या है, कैसे काम आता है, हम ये सब कुछ पढ़ेंगे इसमें। तो जैसे कि हमें पता है, आप एक बारी कुछ भी इमेजिन करो, कोई भी ट्रांजैक्शन आज की लाइफ में आप कोई भी ट्रांजैक्शन इमेजिन करो विदाउट मनी, हो सकती है? नहीं हो सकती। सिंपल सा रीज़न है क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास मनी है तो हम उस कमोडिटी की रियल वैल्यू से उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। तो मनी जो है, मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम जहाँ भी देखते हैं, हम अगर हमें कोई भी ट्रांजैक्शन करनी हो, हम सिर्फ मनी के उसमें करते हैं। हमें कुछ भी चाहिए होता है तो हम उसको मनी से ही ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या मतलब कि हम मनी जो है हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हमने एक चीज़ पढ़ी थी, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स और बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे होते हैं, इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स होते हैं ना, टॉपिक तो कम होते हैं बट लेकिन वो ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। या तो 5 मार्क्स से क्वेश्चन में भी आते हैं, कभी कभी वो 1 और 2 मार्क्स से क्वेश्चन में। 1 मार्क के क्वेश्चन में आते हैं तो हम वो सिर्फ उसकी डिफाइन पूछ लेते हैं, मीनिंग पूछ लेते हैं। और अगर वो 5 मार्क के क्वेश्चन में या 3 मार्क के क्वेश्चन में आते हैं तो वो उसके बारे में और एक्सप्लेन करने को पूछ लेते हैं। तो जो हमारा इकोनॉमिक्स है ना, उसमें हमारा जो भी टॉपिक्स होते हैं ना, टॉपिक्स तो हमारे थोड़े लिमिटेड ही हैं बट लेकिन ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है, या फिर हम उसको बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 1 मार्क में, अगर 5 में नहीं भी आता तो 1 मार्क के डिफाइन में आपको आता ही आता है कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। पुराने टाइम में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। मतलब कि हम कोई भी मतलब जैसे मान लो मेरी शूज़ की शॉप है और मैं शूज़ मैन्युफैक्चर करती हूँ और सामने वाला जो पर्सन है वो वीट मैन्युफैक्चर करता है। तो जब मेरे को वीट की ज़रूरत होगी तो मैं उसको अपने शूज़ बेच के उससे वीट ले सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मनी नहीं होता था। तो सोचो वो कितना डिफ़िकल्ट होता होगा कि हम अगर मतलब कि ज़रूरी थोड़ी है कि वीट वाले इंसान को, जो वीट बेचता है, जो वीट मैन्युफैक्चर करता है, जो वीट उगाता है, उसको ज़रूरी शूज़ चाहिए ही चाहिए हो। तो उस इंसान को ढूंढना जो हमारी नीड पूरी कर सके और हम उसकी नीड पूरी कर सके, कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता होगा पुराने टाइम में, ठीक है। तो इमेजिन हाउ मच मोर डिफ़िकल्ट इट वुड बी कि अगर इफ़ द शू मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शू फॉर वीट विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, ठीक है ना। तो उसको क्या, पहले उसको देखना पड़ेगा कि वीट ग्रोइंग फार्मर को ज़रूरत है या नहीं है। तो उसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। बार्टर सिस्टम की डिफाइन नोट करेंगे सारे एक बारी। When both parties agree to sell and buy each other commodities is known as barter system। और अब इसको हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी बोलते हैं। मतलब कि कोइंसिडेंस हम क्या कहते हैं कि अरे उसने भी ये करा, मैंने भी ये करा, तो हम उसको कहते हैं अरे ये तो कोइंसिडेंस हो गया, हम ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए, उसको वो चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए जो मेरे पास है, और मुझे उस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए जो उसके पास है, ठीक है ना। तो ये होता है। तो both parties have to agree to sell and buy each other commodities. This is known as double coincidence of wants, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये वाला जो था ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको आप अच्छे से इसकी डिफाइन एक बारी रीड आउट कर लेंगे, याद कर लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि जो हमारा मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे है। जो हमारा मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे है। मनी हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऐसे है क्योंकि वो एक इंटरमीडिएट की तरह हेल्प करता है। मतलब अगर सोचो कि आज अगर कोई गोल्ड, किसी की शॉप गोल्ड की और एक की शूज़ की है, तो वो शूज़ के बदले गोल्ड ले रहा है, गोल्ड के बदले शूज़, तो कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो मनी से क्या होता है कि मनी से एक एग्जैक्ट वैल्यू हम पे कर पाते हैं, ठीक है ना। तो हम मनी से एक एग्जैक्ट वैल्यू पे कर पाते हैं उस चीज़ की।
तो मनी जो हमारा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। मनी को दे के हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं, हमें किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि हम उसको कैसे ढूंढें। मतलब अगर मुझे वो चीज़ चाहिए तो ज़रूरी थोड़ी उसको चाहिए होगी, तो मुझे बहुत ढूंढना पड़ेगा, तो वो कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। तो मनी जो है एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी होता है, और मनी जो है मनी एक इंटरमीडिएटर की तरह भी हेल्प करता है, ठीक है, एक्ट करता है। तो मनी से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। तो मनी, ध्यान रखेंगे, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है और मनी एक इंटरमीडिएटर की तरह काम भी करता है। उसके बाद आता है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है? जो हमारी अर्ली एजेस थी ना, इंडियंस जो थे यूज़ करते थे पहले ग्रेन्स या कैटल, मतलब कुछ भी चीज़ अगर खरीदनी होती थी तो अपने ग्रेन्स दे देते थे या फिर अपने कैटल्स दे देते थे, तो उससे कोई भी चीज़ खरीद लेते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब टाइम बदला तो उसके बाद क्या हुआ, मेटलिक कॉइन्स का यूज़ होने लगा, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स का यूज़ होने लगा, ठीक है। तो ये जो था ये बहुत टाइम तक चला कि गोल्ड कॉइन की ज़्यादा वैल्यू, थोड़ी सिल्वर की थोड़ी कम वैल्यू, कॉपर कॉइन्स की थोड़ी और कम वैल्यू, तो ये काफ़ी टाइम तक चला। फिर उसके बाद जब थोड़ा टाइम चेंज हुआ, मॉडर्न एरा आया थोड़ा, तो उसके बाद करेंसी आई। करेंसी का क्या मतलब होता है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ जो मनी है ना, वो करेंसी होती है, जैसे कि पेपर नोट्स हो गए या फिर कॉइन्स हो गए, ये करेंसी कहलाती है हमारी, ठीक है। अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। जो हमारी आज की करेंसी है ना, वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर से नहीं बनी हुई। जो हमारी आज की करेंसी है वो किससे बनी हुई है? एक पेपर से बनी हुई है, जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वो जस्ट एक कागज का टुकड़ा है। पर लेकिन अगर वो 10 रुपीज़ का है तो वो 10 रुपीज़ उसमें काउंट होंगे, अगर वो 20 का है तो उसमें 20 काउंट होंगे। तो जो हमारी मॉडर्न करेंसी है ना, वो उसका कोई खुद का यूज़ नहीं है, बट लेकिन वो उस अमाउंट का यूज़ है। कहने का मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि 100 रुपये का जो नोट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, 10 रुपीज़ का जो नोट है उसका पेपर थोड़ी घटिया क्वालिटी का, ऐसा नहीं होता ना। सेम क्वालिटी ऑफ पेपर होता है, बट लेकिन उसमें सिर्फ डिजिट का फर्क होता है। तो जो मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा करेंसी कह रही हूँ, वाई इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब जो करेंसी होती है हम उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह क्यों एक्सेप्ट करते हैं? हम उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि करेंसी जो है गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है ना, उसने ऑथोराइज्ड करी हुई है, ठीक है। तो जो हमारी जो करेंसी है ना, वो हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऑथोराइज्ड करती है। उसके बाद जो है, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, वो करेंसी नोट्स इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। कहाँ से आते हैं पैसे? हम घर में तो नहीं छाप सकते ना। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये इशू करता है करेंसी नोट सेंट्रल बैंक के बिहाफ पे, ठीक है ना। कोई भी अदर इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन इशू नहीं कर सकती करेंसी। ये लॉ में लिखा हुआ है कि ये इलीगल काम है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लॉ है वो लीगलाइज करता है कि जो रुपीज़ का यूज़ है हम उसको मीडियम ऑफ पेमेंट में यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप किसी को भी कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं और आप उसको रुपी का नोट देते हैं, जो हमारा रुपी है, आप उसको वो देते हैं, तो वो इनकार नहीं कर सकता उसको लेने से, ठीक है ना। वो मना नहीं कर सकता, उसको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपकी पेमेंट रिसीव करनी पड़ेगी और आपको वो सामान देना पड़ेगा। तो जो रुपी है वो वाइडली एक्सेप्टेड है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिपॉजिट्स विद बैंक। अब डिपॉजिट्स विद बैंक क्या होता है? एक दूसरा फॉर्म ऑफ मनी होता है, उसको हम डिपॉजिट विद बैंक कहते हैं। मतलब कहने का, जब हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं ना, उसको हम डिपॉजिट्स विद बैंक बोलते हैं। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट विद बैंक की, जो मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर एक वर्कर है, पूरे महीने वो काम करता है, उसको 10,000 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल सैलरी मिलती है, तो उसके पास शुरू में तो बहुत सारे पैसे हुए ना, धीरे धीरे करके खर्चेगा, एक साथ तो नहीं खर्चेगा, उसको पूरा मंथ चलाने हैं वो पैसे। तो जो उसके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो कहाँ पे रखेगा? अगर वो घर पे रखेगा तो वो ख़त्म हो जाएंगे, उसके खर्च जाएंगे। तो वो क्या करता है, बैंक में डिपॉजिट करवा देता है, अपना एक अकाउंट खोल लेता है वो बैंक के पास, ठीक है ना। अपना एक अकाउंट खोल लेता है और वो उसको डिपॉजिट करा देता है। अब उसमें उसको फ़ायदा क्या होता है कि उसको उस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, जो भी उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होता है ना, तो वो उसको जमा कराने पे इंटरेस्ट मिलता है उस टाइम पे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है बैंक का कि बैंक क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेता है और उसको
पर्सन को वो भी देता है, इंटरेस्ट भी देता है। उसके बाद जो डिपॉजिट है ना हमारी बैंक में, वो हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। जो हमने बैंक अकाउंट खुलवाया अपने नाम से, हम उसमें उन पैसों में से कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं हम विड्रॉ नहीं कर सकते, हम उसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत पड़े, जब हमारी डिमांड हो। तो उसको हम क्या, इन डिपॉजिट्स को हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं, जिनको हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे बैंक अकाउंट है हमारा, वो एक डिमांड डिपॉजिट की तरह है, जब हमें ज़रूरत होती है हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर उसके बाद हमारा आता है डिमांड डिपॉजिट्स के कुछ पॉइंट्स आप लिख लीजिए। डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, वो डिपॉजिट्स जो कि हम बैंक अकाउंट में जमा कराते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं जब हमें डिमांड होती है उसकी। और दूसरा ये चेक के थ्रू भी होता है, ठीक है। ये चेक के थ्रू भी होता है। कैसे, जैसे मान लो मुझे किसी को पेमेंट करनी है, तो मैंने अपने जो मेरा बैंक अकाउंट है उसकी चेकबुक आती है मेरे पास, मैंने उसको चेक काट के दिया 5000 रुपीज़ का, और मैंने अपने साइन कर दिए। वो बैंक में जाके जमा करवाएगा ना, तो उसको मेरे अकाउंट से कट के उसके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। तो जो डिमांड डिपॉजिट होता है ना, उसमें ये फीचर होता है कि आप जो पेमेंट है वो चेक के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। 1 मार्क में एक डिफाइन आती है चेक। जब हम 10 ईयर के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे ना, आपको सब मतलब इसमें दिखेंगे क्वेश्चंस की, जो मैं बोलती हूँ कि वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 10 ईयर में आपको पता चलेगा। उसके बाद देखो चेक क्या होता है, अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग बैंक to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued। चेक होता है कि एक पेपर, एक सिर्फ कागज को टुकड़ा कह सकते हो आप उसको, एक पेपर जो कि बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि हाँ मेरे अकाउंट से निकाल के उस पर्सन के अकाउंट में डाल दो इतने पैसे। मैंने साइन कर दिए नीचे, जैसे ये होता है चेक, ठीक है। प्रेम कुमार को वो पे कर रहा है कितने, 57,000 रुपीज़। यहाँ पे उसने अपने साइन कर दिए। सचिन है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं आपको अगर एक चेक समझाऊँ, तो ये सचिन के बैंक अकाउंट से 57,000 रुपीज़ किसको ट्रांसफ़र करे हैं, प्रेम कुमार को। तो ये एक तरीके का ये एक चेक होता है, ये हम बैंक में डिपॉजिट कराएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमें 57,000 रुपीज़ मेरे बैंक से कट के जिसको मुझे पे करने हैं उसके बैंक में चले जाएंगे, ठीक है। ये आपका चेक नंबर होता है। यहाँ पे ये होते हैं आपके कोड होते हैं जो कि बैंक यूज़ करता है। इतना हमें इसके बारे में नहीं पता, बैंक यूज़ करता है। यहाँ पे बैंक की ब्रांच का कोड लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर लिखा होता है, यहाँ पे अमाउंट लिखा होता है, यहाँ पे डेट लिखी होती है, ठीक है। तो जो फैसिलिटी है ना चेक की अगेन डिमांड डिपॉजिट्स, इसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है कि हम डायरेक्टली पेमेंट को सेटल कर सकते हैं कैश के बिना यूज़ करे। जैसे बड़ी बड़ी पेमेंट होती हैं, है ना, तो बड़ी बड़ी पेमेंट होती हैं, तो हम उसमें कैश कहाँ तक कैरी करेंगे। हम एक छोटा सा पेपर कैरी कर सकते हैं जिसमें हमें पता है कि हाँ हमारे पास ये पैसा आ गया, हम इसे कभी भी विड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ बैंक फॉर लोन एक्टिविटीज़। अब हम ये पढ़ेंगे कि लोन एक्टिविटीज़, जो बैंक की लोन एक्टिविटीज़ है वो कैसे होते हैं, बैंक लोन कैसे देता है, बैंक के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आता है। सबके माइंड में क्वेश्चन आता होगा ना कि बैंक के पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि वो लोन भी दे देता है, जो लोगों ने उसको पैसे जमा कराए हैं वो भी दे देता है। तो इतना पैसा कहाँ से आता है, करोड़ों करोड़ रुपए लोन मिल जाता है लोगों को, तब भी बैंक के पास ख़त्म नहीं होता। तो आज हम वो पढ़ेंगे कि वो कैसे करता है। तो जो हमारा बैंक है ना, वो क्या करता है, बैंक में 2 तरीके के कस्टमर आते हैं। एक कस्टमर वो आते हैं जो कि लोन लेने के लिए आते हैं, और एक कस्टमर वो होते हैं जो किस लिए आते हैं, जो अपना डिपॉजिट जमा करवाने के लिए आते हैं। तो बैंक क्या करता है, कुछ छोटा प्रोपोर्शन, मतलब पूरी अमाउंट का छोटा प्रोपोर्शन बोरोवर के लिए रख लेता है, और लार्ज प्रोपोर्शन जो होता है वो बैंक के लिए, लोन के लिए रख लेता है। छोटा प्रोपोर्शन किसके लिए रखता है, बोरोवर के लिए, और लार्ज प्रोपोर्शन किसके लिए रखता है, लोन वाले पर्सन्स के लिए रख लेता है। अब बैंक क्या करता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज़ मेरे पास एक अमाउंट आया, बहुत छोटा अमाउंट है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, सिर्फ इसको एग्जांपल की तरह समझेंगे, इसकी जो फिगर है वो एग्जांपल की तरह ही है। तो 50,000 रुपीज़ मान लो मेरे पास एक पोर्शन ऑफ मनी आया 50,000 रुपीज़, उसमें से मैंने क्या करा, अब मेरे पास 5 पर्सन्स आए, सबने मेरे को 10,000 रुपीज़ अपने अकाउंट में जमा करवाए, ठीक है। तो मेरे पास टोटल 50,000 हो गए। अब ये तो है नहीं इन्होंने आज जमा करवाया तो वो मुझसे कल मांगने आएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, 10,000 रुपीज़ जो है वो बोरोवर के लिए रख दूंगी कि अगर बाई चांस कोई आ जाता है, और मैं जो 40,000 रुपीज़ है वो लोन पर्सनस के लिए रख दूंगी कि अगर कोई लोन मांगने आएगा तो मैं उसमें से उसको दे दूंगी, ठीक है। अब ये देखो कि बैंक क्या करता है, वही जो हमने बैंक को डिपॉजिट कराया है पैसा, वही वो लोन वाले को दे देता है,
तो वो अपने घर से कुछ नहीं लाता, वो लोन वाले को वही वाला पैसा दे देता है जो मैंने उसको जमा करवाया एज अ डिपॉजिट, ठीक है ना। तो अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो वो काम तो इसलिए करती है कि भाई प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट नहीं आना तो कम से कम वो ऑर्गेनाइजेशन रन होती रहे, वो इतना पैसा होना चाहिए। तो बैंक मैनेजर्स जो बैंक में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी सैलरी कैसे पे होती होगी फिर, ये भी तो क्वेश्चन है ना। अगर हम सारा पैसा उठा के, मैंने बोरोवर वाला पैसा उठा के लोन वाले को दे दिया तो मेरे पास क्या बचा, मुझे क्या बचा। और फिर मैं बोरोवर वाला जो है, हमारा जो बोरोवर वाला कस्टमर है, मतलब जिसने पैसे मेरे को डिपॉजिट की तरह जमा कराया, मुझे उसको हर महीने इंटरेस्ट भी देना, तो वो मैं कैसे दूंगी। वो ऐसे होता है जैसे बैंक ने क्या करा, बैंक 10% फॉर एग्जाम्पल, जो भी मैं फिगर बताती हूँ ना फॉर एग्जाम्पल, उसको फॉर एग्जाम्पल लेना है। वो ज़रूरी नहीं है कि वही वाली फिगर चल रही हो, उस टाइम चेंज होते रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट जो चार्ज होता है वो चेंज होता रहता है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे ले रही हूँ कि 10% जो है बैंक ने रखा हुआ है, मैं इंटरेस्ट पे करूँगा। और बैंक ने क्या करा हुआ है, 30% बैंक ने रखा हुआ है कि मैं लोन वाले से इंटरेस्ट लूँगा, ठीक है। तो 10% उसको पे करना है, 30% उसको आएगा। तो इसके जो बीच का डिफरेंस होता है ना 20%, ये बैंक की अपनी इनकम होती है। समझ में आया कि जो 10% इसको, मान लो 30% उसको लोन से आया, 10% उसने इंटरेस्ट वाले को दे दिया, तो जो 20% वो है ना वो उसकी इनकम होती है। समझ में आया। जो 20% जो बीच का डिफरेंस होता है ना, ये मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है बैंक का, ठीक है। तो यहाँ से बैंक अपना अर्न करता है। समझ में आया आपको इतना। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा कि मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, करेंसी क्या है, बैंक कैसे काम करता है। हमने बहुत बड़ा प्रोसेस था ये, जो मैंने आपको बहुत ईजी वे में समझाया। अगर आप बुक से पढ़ने बैठोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। डिपॉजिट क्या होता है बैंक में, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, चेक क्या होता है, कैसा होता है चेक, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट वाला पार्ट समझाऊंगी। इसका जो आगे का पार्ट रह गया मैं वो समझाऊंगी। ये वाला लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आपको ये सारा पढ़ के आना है। आप किसी भी बुक में से पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एनसीईआरटी में से, ज़रूरी नहीं है जो मैं पढ़ा रही हूँ वही पढ़ेंगे। आप किसी भी बुक में से पढ़ के आ सकते हैं, किसी भी 10 ईयर कोई भी बुक को XYZ आप उसमें से पढ़ लीजिए। कोई डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो, आपने समझा हो थोड़ा सा भी लेक्चर, तो इसको गाइज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन भी प्रेस करके जाइएगा, ताकि आपको आगे की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके। ये पूरा कोर्स मैं कराऊंगी, ये मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ। तो ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, मीट यू